अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे रबर। रबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक रबर और दूसरा संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर जो है वो ब्रेसिलियनसिस गट्टापर्चा नामक पेड़ जो होता है उससे लेटेक्स नामक दूध प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, इस पेड़ से ये लेटेक्स दूध प्राप्त कर लेते हैं। फिर इस दूध के अंदर 80 से 90% जल डालकर इसका तनुकरण किया जाता है। क्या करते हैं, उसका तनुकरण, मतलब उसको एकदम पानी जैसा बना लेते हैं। तनुकरण का मतलब ये है। फिर इसके अंदर अपन एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं इसके अंदर, एसिटिक अम्ल। तो अपन को क्या, रबर के कोलाइडी कण स्कंदित हो जाते हैं। इस प्रकार का जो रबर होता है उसको अपन कहते हैं स्क्रैप रबर। क्या होता है, स्क्रैप रबर। ये रबर लोकल कैटेगरी का होता है, कहने का मतलब मजबूत नहीं होता है। अब इस रबर की गुणवत्ता और मजबूती बढ़ानी है तो इसके अंदर अपन सल्फर डाल देंगे और इसका सल्फर द्वारा क्या करेंगे, वल्कनीकरण करेंगे। तो ये रबर अपने एक क्वालिटी वाला रबर यानी अच्छी किस्म का रबर प्राप्त हो जाता है, जिसका उपयोग जूते, बरसाती कोट, गोल्फ की बोतल आदि में किया जाता है। अब ये जो प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है इसमें जो पदार्थ होता है उस पदार्थ का नाम है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। जब 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन का बहुलकीकरण किया जाता है तो अपने प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। इस प्राकृतिक रबर को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें अपन सल्फ़र की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं। सल्फ़र की मात्रा इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करती है, इसकी मजबूती को बढ़ाने का काम करती है और इसका अच्छा उपयोग देने में सहायक होती है। ये है मेनली रबर के बारे में। इसके बाद में मैं संश्लेषित रबर की स्टडी करूँगा। हाँ, दूसरे टाइप के रबर के बारे में बात कर रहा था, ब्यूना नहीं, संश्लेषित रबर के बारे में। तो संश्लेषित रबर के मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे जो हैं। तो पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, ब्यूना एस रबर। ब्यूना एस रबर, ब्यूना का मतलब होता है 1,3-ब्यूटाडाइईन और एस है इसके साथ में, इसका मतलब इसके अंदर मैंने स्टाइरिन मिला है। यानी यहाँ पर दो प्रकार की एकलक इकाई आपको काम में ले रहे हैं। एक तो है 1,3-ब्यूटाडाइईन और दूसरी क्या है, स्टाइरिन। इन दोनों एकलक इकाइयों को आपस में मिला करके और अपन ने ब्यूना एस रबर का निर्माण किया। कौन से रबर का, ब्यूना एस रबर। तो ब्यूना एस रबर में कौन कौन सी एकलक इकाई मिलाई अपन ने, एक तो 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक स्टाइरिन। दूसरा एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ ब्यूना एन। ब्यूना एन में भी आप क्या देखोगे, ब्यूना का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइईन और उधर मैं क्या मिला रहा हूँ, ये वाला एकलक इकाई। तो इस एकलक इकाई को इसके अंदर अपन मिलाएंगे तो आपको कौन सा रबर मिल जाएगा, ब्यूना एन रबर। अब मैं बात कर रहा हूँ पॉलीआइसोब्यूटाडाइईन। तो पॉलीब्यूटाआइसोडाइईन जो होता है वो 1,3-ब्यूटाडाइईन का बहुलक होता है। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन को लेकर के उसका बहुलीकरण करेंगे तो डायरेक्टली आपको पॉलीआइसोब्यूटाडाइईन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिया पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। तो पॉलीआइसोब्यूटाइलिन का क्या फॉर्मूला है, जो आपके सामने लिखा, यानी इसका बहुलीकरण करेंगे तो पॉलीआइसोब्यूटाइलिन आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया पॉलीकेप्रोलिन। तो पॉलीकेप्रोलिन में मैं क्या देख रहा हूँ, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइईन एकलक इकाई काम में ले रहा हूँ। कौन सी इकाई काम में ले रहा हूँ, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइईन। इसको मैं इसका बहुलीकरण करूँगा तो मेरे को पॉलीकेप्रोलिन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से संश्लेषित रबर अपन को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल मान लो मैं एक्रिलोनाइट्राइल लूँगा। तो एक्रिलोनाइट्राइल में 1,3-ब्यूटाडाइईन, स्टाइरिन और एक्रिलोनाइट्राइल इन तीनों को मिलाकर के अपन एक संश्लेषित रबर बना सकते हैं। अब मैं कुछ कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट जो पॉलीमर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉलीथीन की बात कर रहा हूँ।
पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथीन का बहुलक। यानी एथीन की एकलक इकाइयों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो पॉलीथीन प्राप्त होता है। ये पॉलीथीन जो है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है लो डेंसिटी वाली और एक होती है हाई डेंसिटी वाली। तो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण कैसे किया जाता है कि लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन जो है यानी एथीन का जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में बहुलकीकरण करवाया जाता है तो लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन प्राप्त होती है, और जब इसका टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड जिगलर नाटा की उपस्थिति में बहुलीकरण कराया जाता है तो हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन प्राप्त होती है। अब दूसरा मैं जो बात कर रहा हूँ पीवीसी। पीवीसी का निर्माण कैसे किया जाता है? पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड का पेरोक्साइड की उपस्थिति में बहुलकीकरण कराने पर पीवीसी का निर्माण होता है। पीवीसी का उपयोग पाइप, गैस्केट, होज पाइप, पानी के पाइप, इलेक्ट्रिसिटी के पाइप आदि के निर्माण में किया जाता है। अब पॉलिस्टर का निर्माण, तो पॉलिस्टर का निर्माण अपन कैसे करेंगे? डाई अल्कोहल और एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बहुलकीकरण द्वारा पॉलिस्टर का निर्माण किया जाता है। टेरिलीन या डेक्रोन, तो इसमें भी अपन इन दोनों एकलक इकाइयों का आपस में संघनन करवाएंगे, बहुलकीकरण करेंगे तो टेरिलीन या डेक्रोन का भी निर्माण होगा। अब मैं नेक्स्ट नायलॉन 6 ले रहा हूँ। तो नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम एकलक इकाई है, उसके बहुलीकरण द्वारा नायलॉन 6 का निर्माण हो रहा है। तो ये संरचना जो दिख रही है इसमें 7 कार्बन है, 6 कार्बन तो हाइड्रोजन द्वारा जुड़े हुए हैं और 1 कार्बन किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के द्वारा। इसमें अपन यहाँ पर कैप्रोलैक्टम में नायलॉन 6 जो बन रहा है, नहीं, नायलॉन 6 का जो निर्माण हो रहा है कैप्रोलैक्टम की एकलक इकाइयों के जुड़ने से हो रहा है। ये संरचना वलय संरचना है लेकिन टूट करके ये सिंगल संरचना बन जाती है। इस नायलॉन 6 का जो उपयोग है गाड़ियों के गियर बॉक्स की बॉडी, टूथब्रश, संगीत वाद्य यंत्र, यंत्रों के तार, धागे, रस्सियाँ, तंतु, जाल आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ नायलॉन 6 का। तो नायलॉन 6 के बारे में आपको पहले ही बताया था कि भाई इसको नायलॉन 6 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हेक्सामेथिलीन डाईएमीन यानी यहाँ पर भी 6 कार्बन के परमाणु काम आ रहे हैं और एडिपिक अम्ल यहाँ पर भी 6 परमाणु इसमें काम में आ रहे हैं। तो 6 का मतलब ये है कि दोनों एकलक इकाइयाँ हैं जिनके अंदर 6 परमाणु काम में आ रहे हैं। इन दोनों का जब संघनन आपस में करवाया जाता है तो नायलॉन 6 का निर्माण होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन है टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। टेफ्लॉन आपने देखा होगा जब पाइप फिटिंग वाले अपना पाइपों को आपस में जोड़ते हैं, चूड़ी के ऊपर एक वाइट कलर की धागा टाइप की जो रस्सी लगाई जाती है वो टेफ्लॉन की होती है। इसका उपयोग विद्युत रोधी उपकरण, खाना बनाने वाले उपकरण, स्नेहक आदि में किया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं बेकेलाइट का ले रहा हूँ। तो बेकेलाइट का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ लिखा है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल का सूत्र क्या है? बेंजीन रिंग के साथ OH लगा होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या है? HCHO, जिसको मैंने मिला करके CH2OH लिख दिया। इन दोनों का जब संघनन अपन करवाएंगे तो अपन को 2 टाइप की पोजीशन वाले आना, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसको अपन ऑर्थो बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 1 और 2 नंबर पर जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ये 1 और 4 नंबर पर। तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है जो कि 2 तरीके से बहुलकीकरण करके अलग अलग उत्पाद देते हैं। पहला जो है जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की समान मात्रा का तनु अम्ल की उपस्थिति में बहुलीकरण कराया जाता है, यानी इन दोनों की समान मात्रा आपको लेनी है और किसकी उपस्थिति रखनी है? तनु अम्ल की उपस्थिति में बहुलकीकरण करवाया जाता है तो एक दृढ़ पदार्थ नोवेलोक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नोवेलोक, जिसे उच्च ताप एवं दाब की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एक त्रिविम जालक के समान संरचना प्राप्त होती है जो आपको दिखाई दे रही है वाली।
एक त्रिविम जालक के समान संरचना प्राप्त होती है जिसे अपन बेकेलाइट कहते हैं। अब मैं दूसरे तरीके से बात करूंगा आगे नेक्स्ट में कैसे बनाया जाता है वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की असमान मात्रा का क्षार की उपस्थिति में बहुलीकरण कराया जाता है तो एक ताप दृढ़ पदार्थ रिसोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रिसोल। उसमें नोवेजोल करवाया था, इसमें क्या बता रहे हैं? रिसोल। उसको भी अपन क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। इसका उपयोग विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है, बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है, रेडियो की बॉडी बनाने में किया जाता है, बिजली के विद्युतरोधी उपकरण जो होते हैं जैसे स्विच है, पिन है, ऐसे उपकरण बनाने में किया जाता है, टेलीविज़न और कंप्यूटर के आइटम यानी छोटी छोटी चिप्स या उनके डायोड ट्रायोड ऐसा कुछ है उसमें बनाने में किया जाता है, रसोई के बर्तन में किया जाता है, खिलौनों में किया जाता है। इस प्रकार से बेकेलाइट जो है वो दो तरीके से बनाया जाता है, यानी एक में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की समान मात्रा काम में ली जाती है और दूसरे में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की असमान मात्रा काम में ली जाती है और बेकेलाइट दो तरीके से बनाया जाता है। अब मैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो ले रहा हूँ जैव बहुलक। जैव बहुलक का मतलब होता है यानी जीवाणु द्वारा किसी बहुलक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो अजैव निम्नीकृत बहुलक और दूसरा होता है जैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत बहुलक मतलब जैविक जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव, वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और अजैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं उसमें ये जीव नहीं होते हैं, दूसरे टाइप के जो कुछ होते हैं वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो जैव बहुलक ही होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जैव बहुलक के बारे में बात करूँगा। तो जैसे पहला बात करूँ मैं नायलॉन 2 और नायलॉन 6, इसका निर्माण कैसे होता है, यानी ये जैव बहुलक अपनों को कैसे प्राप्त होता है। ये ग्लाइसिन तथा एमिनो कैप्रोइक अम्ल का एकांतरित जैव बहुलक है। यह एक पॉलीएमाइड तथा जैव निम्नीकृत बहुलक है। अब मैं जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत में बताया था आपको कि जैव निम्नीकृत होते हैं ऐसे बहुलक जिनका विघटन छोटे छोटे जीवाणु द्वारा होता है और अजैव निम्नीकृत बहुलक वैसे होते हैं जो जिनका छोटे छोटे जीवाणु द्वारा विघटन नहीं होता है। तो उसी श्रृंखला में अपन पॉलीलैक्टिक हम जैव निम्नीकृत बहुलक की बात कर रहे हैं। पॉलीलैक्टिकृत ये एक रेक अपने पॉलिस्टर टाइप का है। इसका बहुलकीकरण यानी ये पॉलीलैक्टिक अम्ल लैक्टिक अम्ल के बहुलकीकरण द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में टांके लगाने में किया जाता है। जब ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन करने के बाद जो धागा काम में ले जाता है वो धागा इसका बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉलीकैप्रोलैक्टेन, ये एक रेखीय पॉलिस्टर तापदृढ़ बहुलक है। पॉलीकैप्रोलैक्टेन लैक्टोन जो है कैप्रोलैक्टोन के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग नियंत्रित ड्रग रिलीज करने वाला यानी कहने का मतलब इंजेक्शन इस टाइप के उपकरण बनाने में किया जाता है। और नेक्स्ट में पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल अपन बात करेंगे। तो ये पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल ग्लाइकोलिक अम्ल के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग ऐसा धागा बनाया जाता इसकी सहायता से ऐसा धागा बनाया जाता है जिसका ऑपरेशन के बाद टांके लगाने में किया जाता है। और ये धागा जो है वो शरीर के अंदर भी बिना कोई नुकसान किए हुए अंदर ही रह जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं होती है। इस टाइप के धागे का निर्माण पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल द्वारा किया जाता है। और लास्ट जो है PHBV जिसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का निर्माण 3 ब्यूटेनोइक एसिड और 3 पेंटेनोइक एसिड के द्वारा किया जाता है। जैसे इसमें देखेंगे 1 2 3 3 नंबर पर कार्बन है और कार्बन कितने टोटल नहीं 3 नंबर पर OH है और कार्बन कितने 1 2 3 4, तो अपन इसको बोलेंगे 3 ब्यूटेनोइक एसिड। और इसको क्या बोलेंगे 3 पेंटेनोइक एसिड। कैसे 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 नंबर पर OH लगा हुआ है। इन दोनों का बहुलकीकरण जब किया जाता है तो अपना PHBV प्राप्त होता है। इस प्रकार बहुलक चैप्टर का एंड होता है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो कोई भी समस्या आपको आती है या समझ में नहीं आया हो तो वो आप
इस ग्रुप में अपना क्वेश्चन भेज करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हम चैप्टर 9 ले रहे हैं जिसका नाम है उपसह संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो उपसह संयोजक यौगिक की चर्चा अपन बाद में करेंगे। उसके पहले जो पिछली क्लास में अपन अध्ययन किया साधारण यौगिक, फिर अपन ने उसमें अलग अलग देखे आयनिक यौगिक होते हैं, सह संयोजक यौगिक होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक होते हैं। तो पिछली क्लास अकॉर्डिंग टू 9th जो अपन बात करेंगे साधारण यौगिक अपन क्या देख रहे थे कि जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन आपस में आयनों का स्थानांतरण करते थे, यानी उनके ऊपर जो संयोजकता लिखी होती थी उस संयोजकता का वो एक धनायन अपने संयोजकता ऋणायन को दे रहा था, ऋणायन अपने संयोजकता धनायन को दे रहा था, और उनके मध्य इंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था जिसकी वजह से उनके मध्य एक बंध बनता था जिसको अपन आयनिक बंध कहते हैं, और उनसे बनने वाले यौगिकों को अपन आयनिक यौगिक कहते हैं। तो ये साधारण था। साधारण मतलब जिसमें एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव। तो साधारण यौगिकों में पहला जैसे मैंने बताया आयनिक यौगिक होता है। दूसरी बात अपन करेंगे जब मान लो आयन नहीं बन रहे हैं तो क्या होता था, दो समान परमाणु हो या दो असमान परमाणु हो, वो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा एक सह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो उन यौगिकों को अपन सह संयोजक यौगिक कहते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जो बात कर रहे हैं, मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं तो एकल सह संयोजक यौगिक बन गए, यानी सिंगल बॉन्ड वाले सह संयोजक यौगिक बन गए। और मान लो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड वाले सह संयोजक यौगिक बन गए। और मान लो तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वाले सह संयोजक यौगिक बन गए। वो समान परमाणु के मध्य भी हो सकता है और असमान परमाणु के मध्य भी हो सकता है। अब साधारण यौगिक, उसके बाद अपन बात करेंगे जैसे मान लो अपन ने दो लवण मिला दिए। क्या कर दिया मैंने, दो लवण। यदि दो लवण को आपस में मैं मिला रहा हूँ, साधारण मिक्सर बना रहा हूँ, कहने का अर्थ उनका भाई एक ये लवण है दूसरा ये लवण है और इनको अपन दोनों को आपस में मिला दें तो बनने वाला जो यौगिक होता है उसको द्विक लवण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, द्विक लवण। अब अपन आ रहे हैं आगे, जैसे मान लो योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं अपन दो या दो से अधिक। द्विक लवण अपन ने क्या लिया था, दो। इसमें दो भी ले सकते हैं और दो से अधिक भी ले सकते हैं। इसका मतलब द्विक लवण भी इसके अंतर्गत आता है और दो से अधिक ले लेंगे तो भी इसके अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ परिभाषा के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक सरल यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर वाष्पित किया जाता है। क्या किया जाता है, उनको वाष्पित। कितने मिलाना अपन को, कम से कम दो या दो से अधिक भी मिला सकते हैं। फिर इस वाष्प से जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उन्हें अपन योगात्मक यौगिक कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें अपन, योगात्मक यौगिक। यानी इस योगात्मक यौगिक बनाने के लिए अपने पास क्या कंडीशन है कि या तो दो लवण ले लो या दो से ज़्यादा लवण ले लो और उनको आपस में एक निश्चित अनुपात में मिला दो। मिला करके उनकी जो वाष्प बन रही है उस वाष्प को ठंडा करने के बाद में जो क्रिस्टल प्राप्त हो रहे हैं उन क्रिस्टलों को अपन योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिए यहाँ पर, एक मैंने पोटेशियम सल्फेट का क्रिस्टल लिया, दूसरा मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट का क्रिस्टल लिया और इन दोनों क्रिस्टलों को मैंने पानी में मिला दिया। तो कुल यहाँ पर कितने हो गए, एक, दो और तीन यौगिक हो गए। इन तीनों यौगिकों के मिलने से जो लवण बन रहा है उसको साधारण भाषा में अपन फिटकरी बोल रहे हैं और पोटाश एलम भी कहा जाता है। अब दूसरा, जैसे फेरस सल्फेट लिया, अमोनियम सल्फेट लिया और जल लिया, इन तीनों को अपन ने मिलाया तो इनसे बनने वाले लवण का नाम है मोहर लवण, जो कि आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा जब हम अनुमापन करते हैं। तो इसमें ये मोहर लवण को बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपके
टाइट्रेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अनुमापन। तीसरा लवण अपन ने लिया KCl प्लस MgCl2 यानी पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जल। इन तीनों को मिलाने से जो यौगिक बन रहा है उस यौगिक का नाम है कार्नेलाइट। चौथा मैंने लिया पोटेशियम साइनाइड, आयरन साइनाइड। इन दोनों को भी जब मैंने मिलाया, यहाँ 2 ही लवण लिए मैंने, ऊपर में जितने 3 एग्जाम्पल लिए तीनों में 3 लिए मैंने, यहाँ पर 2 ले रहा हूँ। तो बात ये आ गई 2 या 2 से अधिक वाली। तो इससे मिलने वाला जो लवण है योगात्मक यौगिक जिसको बोल रहे हैं अपन, वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। यहाँ पर 2 लिए कॉपर सल्फेट और अमोनिया। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो आपके पास टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट प्राप्त हो रहा। चौथा अपन ने लिया पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड। इन दोनों को अपन ने आपस में मिलाया, फिर इनकी वाष्प बनाई, वाष्प को ठंडा किया, इनसे जो क्रिस्टल मिले वो किसके प्राप्त हो रहे हैं, पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड। तो यानी योगात्मक यौगिक में अपन ने ये चीज़ देखा है कि 2 या 2 से अधिक लवणों को आपस में मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिलाना। ऐसा ही नहीं कि भाई इसकी कुछ मात्रा ले लेनी, इसकी कुछ मात्रा नहीं, 1:2 या 2:3 या 1:3, जितना भी बैलेंस्ड होना चाहिए। कहने का अर्थ क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड। तो अनुपात एक निश्चित होना चाहिए। यौगिक अपन 2 ले सकते हैं, 2 से अधिक ले सकते हैं, उनको आपस में मिलाना है, निश्चित अनुपात में मिलाना है, फिर उनकी वाष्प बनानी है, फिर उस वाष्प को ठंडा करना है। ठंडा करने से जो क्रिस्टल प्राप्त हो रहे हैं उन क्रिस्टलों को अपन योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़े योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन देखते हैं योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, द्विक लवण या जालक यौगिक, और दूसरा क्या होता है, संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक। अब अपन द्विक लवण या जालक यौगिक, योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के हो रहे हैं, उसमें पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, द्विक लवण या जालक यौगिक। तो अपन इसमें क्या देख रहे हैं कि ऐसे यौगिक जो जल या अन्य विलायक में टूटकर अपने आयनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं, द्विक लवण या जालक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान लो फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का इनका जलीय विलयन अपन ने बनाया, तो यहाँ पर आपको Fe+2 आयन प्राप्त हो रहा है, यानी आयरन प्राप्त हो रहा है, सल्फेट प्राप्त हो रहा है, अमोनियम प्राप्त हो रहा है और जल के अणु बाहर निकल रहे हैं। तो कहने का अर्थ था कि जब अपन ने इसका जलीय विलयन बनाया तो जलीय विलयन में ये अपने आयनों में, यानी यहाँ पर Fe+2 और SO4- बन रहा है, यहाँ पर NH4+ और SO4- बन रहा है 2। तो ये यहाँ पर अपने आयनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए अपन इनको क्या कहेंगे, द्विक लवण या जालक यौगिक। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। योगात्मक यौगिक का दूसरा प्रकार क्या है, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं इनको, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य उदासीन अणुओं या आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। उपसहसंयोजक बंध कैसे बनता है कि जब कोई एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उसका अष्टक पूरा करता है, उस वजह से जो बंध बनता है उस बंध का नाम क्या है, उपसहसंयोजक बंध। और इसे हमेशा एक तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर का जो निशान है, एरो, वो हमेशा लेने वाले की तरफ होता है और पूंछ जो है वो देने वाले की तरफ होता है। तो ये बंध जो है उपसहसंयोजक बंध है। तो उन उपसहसंयोजक बंध द्वारा जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को अपन उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ये स्थायी होते हैं और जलीय विलयनों में अपने आयनों के गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे, यानी इसमें जब इनको जलीय विलयन में घोल देंगे तो ये अपने आयनों में नहीं टूटते क्योंकि ये स्थायी होते हैं। अब जैसे उदाहरण बताया, KCN और FeCN2 से जो यौगिक बन रहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिसका नाम है KF और FeCN6, ये जलीय विलयन में Fe+2 एवं Cn- आयनों के गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ऐसे मैंने आपको 2 प्रकार बताए योगात्मक यौगिक के, कौन कौन से, द्विक लवण या जालक यौगिक, और दूसरा क्या बताया मैंने, संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक। तो अपन दोनों में क्या मेन डिफरेंस देखा
कि ये जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट करके उनके गुण प्रदर्शित करते हैं और ये अपने आयनों में टूटते ही नहीं है और न अपने आयनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये मेन डिफरेंस दोनों का है। अब उप सहसंयोगी के बारे में अपन को स्टडी करनी है तो अपन को छोटी छोटी परिभाषाएं कुछ है उनको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं पहली परिभाषा ली मैंने केंद्रीय आयन। किसके लिए? केंद्रीय आयन। केंद्रीय आयन क्या होता है? धनायन या उदासीन धातु परमाणु। धनायन भी हो सकता है या उदासीन धातु परमाणु जिसके साथ दो या दो से अधिक ऋणायन या उदासीन अणु उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं तो उस धातु परमाणु को अपन केंद्रीय आयन कहते हैं। ये हमेशा ग्राही की तरह व्यवहार करता है और इसे कैपिटल एम फॉर मेटल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। केंद्रीय धातु आयन को उप सहसंयोगी हमेशा मेटल एम के द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे। मान लो कोई भी आयन है, जैसे Fe है तो Fe हो गया। अपन Fe नहीं लिखे, अपन ने मान लो कोई साधारण यौगिक लिखा तो केंद्रीय धातु परमाणु का सिंबल M रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अपन दूसरी परिभाषा लिगेंड के बारे में जा रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट परिभाषा लिगेंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर लिगेंड ये आपके लिए थोड़ा नया शब्द है, लेकिन प्रैक्टिस में आएगा तब अपने आप याद हो जाएगा कि ऐसा अणु या ऋणायन जिसके पास कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिसको अपन लोन पेयर बोलते हैं उपस्थित हो, लिगेंड कहलाता है। यानी इसकी कंडीशन हो गई कि इसके खुद के पास ये अणु भी हो सकता है, ये ऋणायन भी हो सकता है, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहेंगे। अब जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो अपन कह दिए 1 Lp है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो अपन कह दिए 2 Lp है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो अपन 3 Lp बता दिए। इसको अपन क्या बोलते हैं? लिगेंड। ये हमेशा केंद्रीय आयन जो होता है जिसको अपन ने M द्वारा प्रदर्शित किया है उसको अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने का काम करता है और दान देकर के उसके साथ उप सहसंयोजक बंध बनाता है। इसलिए इसको दाता परमाणु भी कहते हैं, यानी देने वाला। और केंद्रीय धातु आयन क्या हो गया? लेने वाला। तो एक देने वाला हो गया, दूसरा लेने वाला हो गया। जब देने वाला और लेने वाला आपस में जुड़ जाएंगे तो उप सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ AgNH3 प्लस, अथवा इसको ये भी बोल सकते हैं कि NH3 जो है Ag+2 को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। और इसमें कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्यों नाइट्रोजन के पास फ्री एकाकी इलेक्ट्रॉन या फ्री Lp कह सकते हैं वो उपस्थित है। तो Ag+ आयन इसमें केंद्रीय धातु आयन है और NH3 जो है लिगेंड है और उसमें भी नाइट्रोजन परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो किसी केंद्रीय धातु आयन को दे करके उसके साथ उप सहसंयोजक बंध बना सकता है। अब अपन बात करें लिगेंड के प्रकार। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? भाई लिगेंड तो है, लिगेंड कौन है? जो देने वाला है। लेने वाला कौन था? केंद्रीय आयन था। उन दोनों की वजह से कौन सा बंध बना? कि उपसहसंयोजक बंध बना। और उसकी वजह से कौन सा यौगिक बना? कि उपसहसंयोजक यौगिक बना, जो चैप्टर का नाम है। अब लिगेंड के प्रकार की बात करेंगे। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर मैंने 8 प्रकार लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 8 प्रकार। जैसे पहला लिखा एक दंतुक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। द्विदंतुक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड, षटदंतुक लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड और किलेट लिगेंड। अब इनका एक एक का अपन डिस्कस करेंगे। एक एक की अलग अलग टेबल है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। जब इन टेबल को अपन याद कर पाएंगे तब अपन इनऑर्गेनिक के उप सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम आसानी से लिख पाएंगे। तो ये चीज़ जो है इस चैप्टर की मेन हार्ट है। यानी ये जब तक आपको लिस्टें याद नहीं होगी तो अपन IUPAC के नाम नहीं लिख पाएंगे। अब मैं एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। जैसे एक दंतुक, इसका मतलब इसमें, अब जैसे एक दंतुक की बात मैं कर रहा हूँ। एक दंतुक का मतलब जिसमें एक परमाणु किसका काम कर रहा है? दाता परमाणु का। तो उसको अपन एक दंतुक कहते हैं। इसमें 2 परमाणु जो है वो दाता का कार्य करेंगे। इसके लिए अपन इसको
द्विदंतु कहेंगे। इसके अंतर्गत 3 परमाणु हैं, वो दाता का कार्य करेंगे। दाता मतलब देने वाला, और किसको दे रहा? केंद्रीय धातु परमाणु को। चतुर्दंतुक यानी जिसमें 4 परमाणु दाता का कार्य कर रहे हैं। पंचदंतुक यानी जिसमें 5 परमाणु दाता का कार्य कर रहे हैं। षटदंतुक यानी जिसमें 6 परमाणु दाता का कार्य कर रहे हैं। उभय दंतुक यानी उसमें जो अणु उपस्थित है उसके जो भी परमाणु है वो सब के सब यदि दाता का कार्य करते हैं तो उनको अपन उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे मान लो साइनाइड की बात करेंगे तो कार्बन भी दाता का कार्य करता है और नाइट्रोजन भी दाता का कार्य करता है। ऐसे ही मान लो NO2 की बात करेंगे तो N परमाणु भी दाता का कार्य करता है, O परमाणु भी दाता का कार्य करता है। और किलेट लिगेंड, तो इन 8 को अपन टेबल, इन 8 की अलग अलग टेबल है, वो टेबल अपन को याद करनी पड़ेगी। और टेबल याद कर पाएंगे तो इनकी वैलेंसी भी याद हो जाएगी, और वैलेंसी याद हो जाएगी तो अपन इनऑर्गेनिक या उपसहसंयोगी यौगिकों के जो IUPAC नाम है जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ भी आपको, वो याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको याद होनी है। ये चीज़ें याद होने के बाद ही आप इनऑर्गेनिक या उपसहसंयोजक यौगिकों के नाम लिख पाएंगे, क्योंकि नाम जो IUPAC है वो ऑर्गेनिक में भी IUPAC आती है और इनऑर्गेनिक में भी IUPAC आती है। तो इनऑर्गेनिक में यही चैप्टर है जिसके अंदर IUPAC आ रही है, और ऑर्गेनिक में मैंने आपको 11th क्लास में बताया था IUPAC के बारे में। तो 14 क्रियात्मक समूह बताए थे उसमें। इसमें आपके ये 8 टेबल बता रहा हूँ। ये 8 टेबल्स के जो ग्रुप्स है उसके अंदर जो लिखे हुए हैं, चाहे वो ऋणायन है, चाहे उदासीन है, चाहे धातु आयन है, सब की वैलेंसीज आपको याद रहेगी, तब जा कर के ये काम अपन कर पाएंगे।